अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सत्तर। नाज़रीन, पनामा केस कहां तक पहुंचा, कानूनी माहिरीन इस हाई प्रोफाइल केस के बारे में क्या कुछ समझ पाए, आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अदालत कहती है कि फारसी नहीं बोल रहे, वज़ीर-ए-आज़म मालियाती रिकॉर्ड दिखाए। बिलावल भुट्टो जरदारी कल लाहौर से फैसलाबाद रैली का आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी का असल हदफ क्या है और पाकिस्तान में असल पोजीशन है किसकी, तहरीक इंसाफ या फिर पीपल्स पार्टी, इनमें से असल ऑपोजिशन कौन है, ये भी आप जानिएगा। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला इंतहाई हसास है, जबकि हुकूमत ऑपोजिशन इस हसास मामले पर सियासत करती दिखाई दे रही है। इन सब पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पनामा का मामला जिस पर रोजाना समाअत का सिलसिला जारी है और वज़ीर-ए-आज़म के वकील को आज भी सख्त सवालात का सामना रहा। अपने रिमार्क्स में जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि केस का एक हिस्सा मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक है, आपको रकम मुंतकिली की तफसीलात देना होंगी। हुसैन नवाज ने रकम वालिद को तोहफा दी, वालिद ने तोहफे की रकम से बेटी को तोहफा दी, ने तोहफे की रकम से वालिद की जायदाद खरीदी। क्या मखदूम साहब आप ये कह रहे हैं कि ऐसे रकम वालिद के अकाउंट में डाली गई, फारसी नहीं बोल रहे, मालियाती रिकॉर्ड दिखाए, हो सकता है रकम गैर कानूनी तरीके से बेटे को मुंतकिल की गई हो, ये भी हो सकता है कि काला धन हो। वज़ीर-ए-आज़म के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद है, उन पर टैक्स चोरी का इल्जाम गलत है, जिस पर जस्टिस एजाज का कहना था कि बगैर तस्दीक आपकी दस्तावेजात तस्लीम की तो दूसरों की भी मानना पड़ेंगी। मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए ये भी कहा कि किसी तकनीकी नुक्ते के पीछे छुपने की कोशिश नहीं करूंगा। पहला सवाल यह है, क्या पाकिस्तान से कोई रकम बाहर गई? जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि इस मामले की पहले भी तहकीकात हो चुकी है, तहकीकात में बाज अफराद के नाम भी सामने आए। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि इस हकदार का एतराफी बयान भी सामने आया था। इस एतराफी बयान में कई लोगों के नाम भी थे। तकनीकी बुनियादों पर मनी लॉन्ड्रिंग वाली तहकीकात मुस्तरद हुई। नैब ने फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की। मखदूम अली खान ने कहा कि हुसैन नवाज ने नेशनल टैक्स नंबर भी उनका मौजूद है, बैंक के अलावा तहाइफ पर इनकम टैक्स लागू होता है। हुसैन नवाज पर इल्जाम लगाया गया कि टैक्स नहीं देते, दरख्वास्त गुजारों ने तस्लीम किया कि तहाइफ बजरिया बैंक्स दिए गए। तमाम बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी मौजूद है। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर कानूनदान खालिद रांझा मौजूद है और अहमद अवैस साहब भी मौजूद है। डॉक्टर खालिद रांझा साहब, पहले तो आप बताइएगा, ये जो आज केस है, इस केस के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या नौयत है और ये एक इंतहाई हाई प्रोफाइल केस है। सीनियर वकला के मुताबिक ये कहाँ तक पहुंचा है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस पे अपने कमेंट कीजिएगा, आज की जो कार्रवाई हुई वो भी, और अब तक ये केस कहाँ तक पहुंचा है, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। ये जो केस है, केस था मनी लॉन्ड्रिंग का। ये सरफेस पे आया है इंटरनेशनल मीडिया से, और जिसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म का और ममालिक और कई ममालिक के जो वज़ीर-ए-आज़म थे उनके नाम आए, जिन्होंने फौरी रिजाइन कर दिया, क्योंकि ये रकम ऐसी है जिसके मुतल्लक जो शुबा नहीं, जो लोगों का यकीन है कि ये रकम अपने मुल्क से चुरा के बजरिया इलीगल ट्रांजैक्शन ये बाहर आई है। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म यही इल्ज़ाम था और यही इल्ज़ाम शुरू से आज तक है कि इस जो रकम है, इसकी जो ट्रांसफर है, इसका फोरेंसिक टेस्ट होना चाहिए, बताया जाए कि इसका सोर्स क्या है, क्या सोर्स साफ और शफाफ है। अगर सोर्स साफ तो क्या इसकी जो ट्रांसफर है वो क्या मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं आती। ये दोनों सवाल वही के वही है पहले दिन से। और अदालत जो है ये बात कर रही है एक्यूजिटोरियल कि आप शहादत दो, ये मसला वो है जिसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्विजिशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसी वजह से शुरू में ही जब पहले चीफ जस्टिस थे तो ये बात सामने आई कि हाँ जी, हम कमीशन उठा देते हैं। कि इस मुल्क में जो कमीशन के मुतल्लक लोगों का गुमान है वो बड़ा ही कमजोर है। हमूद रहमान से लेके ये जो आपकी तारीख गवाह है ना खालिद रांझा साहब, इन कमीशन के साथ सलूक क्या होता रहा, तारीख इस पर गवाह है ना जी। मैं कहा तारीख, ये जो तारीख है हमारी, ये गवाह है इस तरह के कमीशन के साथ जो सलूक होता रहा, उसकी वजह से लोग जो इस पे एतबार नहीं करते और नहीं करेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अब कमीशन बैठाई, जो लगता है शैबा होता है, तो ऐन मुमकिन है लोगों का इस अदालत पे एतमाद बहुत कम हो जाए।
अच्छा, इसका नुकसान खालिद अंजा साहब ये बता दीजिए, क्योंकि अब ये कहा गया, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इस केस का एक हिस्सा है, और उन्होंने ये भी कहा कि आपको रकूम की मुंतकिली की तफसीलात देना होंगी। इसके बाद आपको लगता है ये केस जो है अब एक टफ केस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, वो शवाहिद देना, वो तफसीलात देना मुमकिन ना होगा शायद? नहीं, मेरा ख्याल है जो पहले इसहाक डार साहब का एफिडेविट हाई कोर्ट में आया हुआ था, जिसमें तमाम तफसील दी थी उन्हें कि कैसे उन्होंने मियां नवाज शरीफ के रकूम की मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसे नाब ने तो वो प्रोसीड तो करना था रिकॉर्ड नहीं का किया। हिस्सा है ना जी। वो लाहौर हाई कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसको वो इस्तेमाल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद अंजा साहब, आपके राना राय हमने जानी। हमारे साथ अहमद अवैस साहब भी मौजूद है। अहमद अवैस साहब, आप भी बताइएगा कि ये केस, इस केस की नौयत इस वक्त तक ये कहाँ पर पहुंचा है, और आज जो सवालात किए उनकी रोशनी में कुछ मुश्किलात अब नजर आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। वो तमाम ट्रेल्स पेश करना, रकूम की मुंतकिली की तफसीलात पेश करना शायद मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही लगता है कि देखिए, अगर केस की कार्रवाई अगर पहले से आप अब तक का ऐसा मुवाजना कीजिए और इसको गौर से देखें अगर, तो ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। और एक वक्त था जहाँ पे ये आसानी से कमीशन की अपॉइंटमेंट करवा सकते थे, जब ये TOR के ऊपर जगह डाल के बैठते, लेकिन कुदरत को शायद यही मंजूर था कि ये सारा काम जो है ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में हो जाएगा। अब जो वक्त गुजर रहा है और सवालात पे सवालात आ रहे हैं इनक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग के 22 बेंच की तरफ से, और उनके खातिर ख्वाह जवाब भी नहीं दे पा रहे, और डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट भी कोई उनको हासिल नहीं है कि जहाँ से ये अदालत को सेटिस्फाई कर सके। अब बात यह है कि जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट ये दे दें और उनकी तस्दीक की जरूरत महसूस करे अदालत, और एक नतीजे में पहुंचने के लिए हतमी एक राय कायम करने की जरूरत हो, तो वो सूरत हाल अगर होगी तो फिर किसी कमीशन की अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये जज साहबान जो है आगे बेंच के प्रोसीडिंग के दौरान कह चुके हैं ये बात। अब बात तो ऐसी स्टेज पे आ गई है कि जो कुछ ये आदि पेश कर रहे हैं और जो टेक्निकलिटीज निकाल के ला रहे हैं, उससे मालूम ऐसा महसूस होता है कि ये तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इनके पास नहीं है और ये इस अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए ठीक। अहमद अवैस साहब, आपका पॉइंट भी पहुंचा। बहुत ही जरूरी होगा वो ट्रेल देना, वो तफसीलात देना, जिससे ये केस जो है आगे बढ़ता शायद दिखाई देगा, ये कहना आपका। अहमद अवैस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज अदालत के कड़े सवालों का सिलसिला वज़ीर आज़म के वकील से मजीद जारी रहा, और वकील वज़ीर आज़म ने यह कहा कि वज़ीर आज़म के मुखालिफ उम्मीदवार ने पहले कभी कागजात नामजदगी पर कोई एतराज नहीं उठाया, और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अब रेफरेंस दायर किया है। क्या उन पर अब टैक्स चोरी और जायदाद छुपाने का एतराज अब गलत है? मखदूम अली खान के मुताबिक टैक्स फॉर्म में मुतलका कॉलम ना होने के बायस मरियम नवाज का नाम जेर कफालत के खाने में लिखा गया था। ताहम मरियम नवाज का नाम इस खाने में लिखने का मतलब हरगिज ये नहीं था कि वो जेर कफालत है। इस पर जस्टिस गुलजार ने ये इस्तफसार किया कि टैक्स फॉर्म में तरमीम हुई 2015 में। पनामा स्कैंडल कब सामने आया, जिस पर मखदूम अली खान ने कहा कि पनामा का मामला अप्रैल में सामने आया, 2016 अप्रैल में, और फॉर्म में तरमीम इससे पहले हो चुकी थी। अब मखदूम अली खान साहब ने अदालत को मजीद बताया कि नवाज शरीफ ने 2011 में मरियम नवाज के नाम पर जमीन खरीदी थी, जिस पर जस्टिस गुलजार ने उनसे ये दरियाफ्त किया कि ये जायदाद कहीं बेनामी तो नहीं थी। मखदूम अली खान ने अदालत को बताया कि जेर कफालत होने के मामले पर मरियम नवाज के वकील शाहिद हामिद भी अदालत की मुआवनत करेंगे, जिस पर जस्टिस आसिफ खोसा का कहना था कि एक मामले पर दो वकला कैसे सुना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म की नाअहली के लिए जारी केस की समाअत पर पहले हिस्से में वकला से जाना कि केस कहां तक पहुंचा। हमारे साथ मौजूद होंगे नून लीग से साहिबा, जबकि PTI से हमारे साथ मौजूद होंगे एजाज चौधरी साहब। एक ब्रेक के बाद उनसे इस तमाम तफसीलात पे बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। आज कोर्ट में पनामा केस कहां तक पहुंचा उस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उस्मा बुखारी साहब मौजूद है, PTI से हमारे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद है। एजाज चौधरी साहब, आप जरा बताइएगा, आज जो केस जिस तरह शुरू हुआ समाअत और जहां तक पहुंची, उसके बाद क्या लग रहा है? जी बहुत शुक्रिया। मैरीन, आज छठा रोज था वजीर आजम के वकील
اپنے دلائل دے رہے ہیں، اور جو چیزیں اس وقت تک سامنے آئی ہیں، ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ باپ کو بیٹے کا نہیں پتہ اور بیٹے کو اپنے بیٹے کا نہیں پتہ. دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ وزیر اعظم چونکہ ممبر پارلیمنٹ ہیں اس لیے ان کی تقریر کے حوالے سے کچھ یہاں پر نہیں ہو سکتا. تیسرا انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کا ممبر پارلیمنٹ میں جھوٹ بھی بولے تو اس کو آپ گرفت میں نہیں لا سکتے. یہ 3 چیزوں کے علاوہ انہوں نے وہاں پر اور کچھ نہیں کہا ہے. میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کیس کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں. دنیا میں ایک انکشاف ہوتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی فیملی کے اس طرح چھپی ہوئی جائیداد موجود ہے. پاکستانی قوم یہ سوال کرتی ہے کہ آپ نے یہ پیسہ کیسے حاصل کیا؟ آپ وزیر اعظم ہیں اس ملک کے اور تیسری دفعہ وزیر اعظم ہیں، اور آپ نے کس راستے سے باہر بھیجا اور آپ کے ذرائع کیا ہیں جہاں سے یہ آیا؟ وزیر اعظم کو یہ سوال کرنے کے لیے اپوزیشن کی پارٹیاں تحریک استحقاق موو کرتی ہیں، اور آپ کو ریکارڈ کے اوپر دیکھ لیجئے اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ سپریم کورٹ میں کیس سب جوڈس ہے اس کے اوپر سوال نہیں ہو سکتا، یہ تقریر کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. اچھا جب ہم عدالت میں آتے ہیں استثناء کی تو بات کر دیتے ہیں. یہاں استثناء کی بات سامنے آ جاتی ہے. اگر ہم عوام میں جاتے ہیں اور جلسے اور جلوس لیکن وہ کرتے کہتے ہیں ہم ہیں استثناء نہیں تو مانگ رہے حکومت ہیں، ہم ڈنڈے تو لے یہ کے کہہ ہمارے رہے پیچھے ہیں پڑ اگر جاتی ہے. استثناء کو نیگلیکٹ کیا گیا تو تمام ممبر پارلیمنٹ جو ہے اس سے سفر کریں گے. دیکھیں میں آپ سے ایک یہ بات بتا، آپ کا آئین کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اقتدار اعلیٰ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وہ ایکسرسائز کیسے کیا جائے گا؟ پارلیمان کے ممبران کے ذریعے ایکسرسائز کیا جائے گا. کتنی بڑی ذمہ داری ہے ان کے اوپر. لیکن آج تو اور عدالت اگر نے ان کا کہہ دیا سربراہ نا کہ آپ کو منی ٹریل دینی پڑے گی. یہ رقم کیسے منتقل ہوئی؟ کیونکہ کہیں یہ منی لانڈرنگ تو نہیں منی لانڈرنگ تو ہے. دیکھیں نا 98 یہ تو آپ کہتے ہیں نا. نہیں میں نہیں کہتا، یہ آپ کا ریکارڈ کہتا ہے ایف آئی اے کا، وہ ریکارڈ آپ کا نیب میں موجود ہے. وہ تو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں نا ان کے اوپر وہ اس وقت حالات کچھ ایسے تھے جس کو کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک وقت میں مانا کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو یہ باتیں کی تو ان کے اوپر کچھ سٹریسز تھے اس وقت. کورٹ میں یہ نہیں کہا، کورٹ میں کہا کہ یہاں 3 فکٹیشس اکاؤنٹ کھولے تھے اور مشرف صاحب کے دور میں نا وہ حالات جس طرح کے تھے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا اس کو یعنی وہ ریکارڈ کے طور پہ موجود ہے، اور جب مجسٹریٹ کے سامنے دیا جاتا ہے بیان وہاں کوئی نہیں ہوتا، صرف بیان دینے والا اور بیان لینے والا موجود ہوتا ہے. تو کہنے کی بات ہے اعجاز چودھری جو صاحب، لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے انہیں اور کسی سے کیا ڈرنا ہے. اس لیے وہ وہاں پر اپنا بیان دے کے یہ بتا کے آپ کو پتا پوری منی ٹریل موجود ہے کہ کس طرح یہاں سے یہ پیسہ باہر گیا اور کن کن اکاؤنٹس کے ذریعے گیا. وہاں پہ قاضی فیملی کے اکاؤنٹس کے ذریعے اسے لیا گیا. چنانچہ یہ پاکستان کا ایف آئی اے کا آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. آج بھی سپریم کورٹ نے لیکن اس کے لیے پھر بار بار بات ایک کی جاتی ہے ٹرائل کورٹ کی، کیونکہ یہاں پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا یہ کورٹ سپریم کورٹ جو ہے نا یہ جان لیں، کسی وکیل سے بھی ماہر قانون سے پوچھ لیں، 187 ایک ایسا آرٹیکل ہے جس کے تحت سپریم کورٹ کو لامتناہی اختیارات ہیں. میں بتاتا ہوں مثال کے طور پہ مشرف کو تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا، اسی کے تحت مختصر ہے ہم لے لیتے پہلے عظمہ سے بھی بات کر لیتے پھر آپ ایک صرف فکرہ آپ سن لیں اس کے بعد آپ عظمہ سے بات کیجئے گا 100 مرتبہ. یہ جو ابھی طیبہ معصوم بچی کا کیس ہے وہ سپریم کورٹ نے سننے کے بعد مارا تھا جج صاحب کی بیوی نے، سزا کس کو پہلی مل گئی؟ معطل کیا جج کو. اس لیے یہ اتنا اہم کیس ہے جس میں پوری فیملی انوالو ہے، اور ذمہ دار کون ہے؟ میاں نواز شریف صاحب. ایک نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں. اس وقت تو ان کے وکیل یہی پروف کر رہے ہیں نا کہ میاں صاحب کا تو اپنی فیملی سے کوئی تعلق ہی نہیں. میاں صاحب خود 10 باتیں کہہ چکے ہیں کہ میرا میرا خیال ہے مجھے تھوڑا فیئر ٹائم ملنا چاہیے، بیکاز احمد اویس صاحب بھی آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے لائر ہیں اور وہ بھی بات کر چکے ہیں، راجہ صاحب بھی، اور جاج چودھری صاحب کو بھی بہت ساری باتیں اب کچھ کرنے والی ہیں. گزارش ہے یہ تو کوئی بات نہیں نا، وکیلوں کی ایک پارٹی سے ہیں اور وہ آفس بیرر ہیں. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ابھی دیکھیں نا چودھری صاحب نے بڑی معصومیت سے کہہ دیا، وہ منی لانڈرنگ بھی پروو ہو گئی، وہ مطلب سب کچھ. وہ معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے تو آج سے مہینہ پہلے آ کے مبارکباد بھی دے دی تھی قوم کو کہ بس ہو گیا مطلب ختم. اور جب ان کے وکیل دلائل دے رہے تھے تب کورٹ نے کیا کیا کہا. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ردی کے ٹکڑے لا کے نہ دیں، اب ہم سے ثبوت پہ بات کریں، اور جو بھی انہوں نے پیش کیا اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا.
अब जो जहां तक ये इन्होंने बात शुरू की कि जी वो बाप को बेटे का पता नहीं है, सब हमें आ रहा है, सारे मामलात का सबको पता है। अब मैं पर्सनल नहीं होना चाहती और बेहतर यह है कि पर्सनल गुफ्तगू अगर ना की जाए, वरना बाप और बेटे और इसके ऊपर बेटी के ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती बारे हैं। में हर पर्सनल बात की जाएगी। नहीं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपकी सारी बातें हौसले से सुनी है। अब इसमें गुजारिश यह है कि आज की जो खासतौर पर प्रोसीडिंग की बात है, हमने ये 66 की जहां बात शुरू हुई, मुझे नहीं मालूम चौधरी साहब उस वक्त कोर्ट में थे कि नहीं, ये एक फाजिल जज साहब की तरफ से पूछा गया जब तकरीर पे बात हो रही थी कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है। उसके ऊपर फिर हमारे जो वकील साहब हैं, जाहिर है उन्होंने मुआवनत करनी है कोर्ट की। और बीइंग अ लॉयर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ मेरीन, वो ये है कि कोई भी लॉ पॉइंट जो है किसी केस के अंदर उसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। उसकी रीजन होती है, बिकॉज हर लॉ पॉइंट कोर्ट साथ साथ नोट कर रही होती है। जब जजमेंट आएगी, एक एक लॉ पॉइंट के ऊपर जो दलाइल दिए गए हैं वो लिखे जाएंगे पहले, और उसके बाद जो जजमेंट में जज साहब का कहना है वो लिखा जाएगा। ये पैटर्न, एक तरीकाकार होता है। और अभी वो जब हमारे वकील साहब जो हैं वो ये तो रद्दी के टुकड़ों के इर्द गिर्द घुमाते फिराते रहे हमें, जब वो कानूनी और आईनी हैसियत बता रहे थे तो फिर खुद ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि सारी दुनिया सो रही थी कोर्ट के अंदर। यानी इनके इंटरेस्ट का आलम यह है कि खुद ये सो रहे हैं, इतना हाई प्रोफाइल केस है, मुबारकबाद ये दे चुके हैं। वो तो ये और कह रहे इनके हैं मुताबिक कोई प्रूफ भी हो बात गया। ही नहीं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, है। ऐसे नहीं है। उसमें सवाल भी ले लीजिएगा ये कि आपने कहा 66 का अदालत ने पूछा कि जी क्या है आर्टिकल 248 जिसके तहत इस्तिस्ना की बात की जा सकती है, क्या उसे अवेल किया जाएगा वक्त आने पर? नहीं करेंगे, नॉट एट ऑल। इस्तिस्ना का केस ना हमारा है ना हम मांगेंगे, और ये हाई मॉरल ग्राउंड है, हमारी बनती है, हम मांगेंगे नहीं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं और हमारा केस भी यही है, क्योंकि हमारी हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है। अभी जो आज बात हुई, तमाम रकूम की मुंतकली का रिकॉर्ड भी मौजूद है। बिल्कुल रिकॉर्ड मौजूद है। अभी बात हो रही थी प्राइम मिनिस्टर साहब की। प्राइम मिनिस्टर साहब का चूंकि पनामा में केस नहीं है, उनके वकील साहब अभी दलाइल दे रहे हैं उनकी हद तक। जब हुसैन नवाज के वकील साहब आएंगे, यकीनन वो आके अपने क्लाइंट का केस पेश करेंगे। सो इसलिए ये अभी तो हौसला करें ना, इनकी पार्टी तो कभी से शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारे मराहल आने बाकी हैं। आज जो मरियम बीबी के जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए, जिसके अंदर ये प्रूव हुआ, उस वक्त इनके वकील साहब ने भी कहा था। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो मैं फिर बाद में भूल जाऊंगी, जब $12 मिलियन की बात आई, नईम बुखारी साहब बाय द वे जब बहस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो तो खसारे में थी और वो था। हमने डॉक्यूमेंट जमा कराया है यूनियन बैंक की तरफ से, जिसमें यूनियन बैंक की डॉक्यूमेंट मौजूद है कि इसके अंदर जो भी खसारा होगा उसकी किस्तें यूनियन बैंक पूरा करेगी। हमने वो प्रूव कर दिया। जो इनका पॉइंट था, जो ये एक पॉइंट पे तो रहे नहीं ना, इनका केस मनी लॉन्ड्रिंग था, किक बैग्स थी, करप्शन थी, उससे फिर ये घूम घमा के जब वहां कुछ नहीं मिला, अब ये 62, 63 पे आके खड़े हो गए। और 62, 63 के ऊपर बड़े मतलब मज़ाक़ खेज बात इमरान खान साहब करते हैं कि बस सारी पार्लियामेंट चली जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उनका तो प्लानिंग बहुत दिनों से बहुत और तरह की है। ये सारे तो सवाल थे ना, ये सब तो प्ली थी जिसका कि आप लोग को जवाब देना था। हम दे रहे हैं जवाब, हम तो किसी जवाब से नहीं भागे ना। हमने तो वो सबूत देना, हमने 2006 का डॉक्यूमेंट दे दिया मरीन बीबी, जिसमें नेस्कॉल और नेंसल 2006 को हमें मुंतकिल हुई है। उससे पहले जो इनका केस है 90s का, अगर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है कि नेल्सन और नेस्कॉल उस वक्त हमारी थी, देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं यहाँ से बात खत्म हुई वहीं से शुरू करता हूँ। नेल्सन और नेस्कॉल जो है, दोनों कंपनियां ये कहते हैं 2006 में मार्ज वजूद में, तारीख ये कहती, बात सुन नहीं, वो तो तारीख ये कहती है, तारीख ये कहती है कि 1993 से लेकर 96 के दरमियान बनी। इनकी मलकियत है वो 4 फ्लैट, और ये होल्ड की जाती हैं। एक और नई कंपनी है, ये शेल बनाते हैं ना, एक कंपनी दर कंपनी छुपाने के लिए, चोरी का माल छुपाने की क्या जरूरत है? इनके पास तो बेरर सर्टिफिकेट है। मैं यही तो कह रहा हूँ, आज बीबीसी की 13 जनवरी की रिपोर्ट को चैलेंज कर दें, जो ये कहती है कि पहले दिन से लेकर आज तक उसका जो ओनर है उसमें कोई तबदीली वाकया नहीं हुई। अंदाजा करें, यानी अभी तो वो बेरर सर्टिफिकेट देखिए ना, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, अब आप मुझे बताइए, अब आपने सुनना है, अब आपने सुनना है, मुझे ये बताइए, मुझे नहीं जवाब, अभी तो बात ही नहीं शुरू हुई। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप जल्दी से मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर बीबीसी की रिपोर्ट को ये चैलेंज नहीं करते तो फिर वो सच है कि जो मालिक 1993 था वो आज तक आपका बहुत शुक्रिया। हमारे सेगमेंट का वक्त तो खत्म हुआ। एजाज चौधरी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं माजिद के साथ। इतना आप लोगों ने शो डाला कि मैं भूल ही गई, उसमें आपका बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब आप अगले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी कल लाहौर से फैसलाबाद रैली का आगाज कर रहे हैं। असल ऑपोजिशन कौन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इस पर हम करेंगे बात। हमारे साथ
वेलकम बैक नाज़रीन। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर से फैसलाबाद एक रैली निकालेंगे, हुकूमत मुखालिफ रैली, जिसका कि वो आगाज़ करेंगे। अब बिलावल की ये अवामी राबिता मुहिम पीपल्स पार्टी पंजाब को कितना एक मुस्तहकम करेगी, तहरीक इंसाफ और नून लीग के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, और ये कि असल अपोजिशन है कौन, तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? इन सवालों के जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत मुखालिफ रैली के दौरान आइंदा के लाएमल का ऐलान कर सकते हैं। क्या वो भी जो दमादम मस्त कलंदर कहते हैं उसके ऐलान की तरह हवा में उड़ जाएगा? इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी से शौकत बसर साहब और तहरीक इंसाफ से एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। शौकत बसर साहब, पहले तो उस दूसरी बात का जवाब दे दीजिए, कौन सी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, आप या पीटीआई? पहली बात तो ये है कि मैं जिस दिन आपके पहले प्रोग्राम में आया था तो आपने कहा कहाँ गई आपकी रैलियां, कहाँ गए जुलूस, कहाँ गए जलसे? वो हमने बात मुकम्मल करें। हमने दमादम मस्त कलंदर का पूछा था। दमादम मस्त कलंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि जियालों की जमात है, हम कौन सा कोई दूध पीने वाले मजमा, खून देने वाले लोग हैं, और ये तारीख में साबित है कि कोई पाकिस्तान की और दूसरी जमात ऐसी नहीं है जिसकी इतनी शानदार तारीख हो। हाँ, पार्टियों को मुश्किल वक्त भी आते हैं, यस, हम कम बैक करना जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जद्दोजहद का आगाज कर दिया है, और ये मियाँ साहबान की जो जालमाना पॉलिसियां हैं, जो गरीब दुश्मन पॉलिसियां हैं, जो किसान दुश्मन पॉलिसियां, और सबसे बढ़कर अब पनामा के चोरों के पास कोई जवाब नहीं बचा कि पूरी अपोजिशन चीखती रही और हमें आपके भी ताने सुनने पड़े कि आप फ्रेंडली अपोजिशन है। हम चाहते थे कि जमहूरियत के अंदर या पाकिस्तान के आइन के अंदर क्या है, पार्लियामेंट, जिसके लिए वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, ताकि हम वहां पर एक ऐसे फोरम पर जद्दोजहद करें। लेकिन उन्होंने उस फोरम को बेकार कर दिया, हम उसमें बिल लेकर गए। अब हमने अपना जो ऐलान जंग है वो कर दिया है, ये बात ज़हन में रखिएगा। पूरा लाहेअमल भी देंगे, और ये कंटेनर पूरे पाकिस्तान के कोने कोने गली गली में जाएगा। और लाहौर को फैसलाबाद तक सुनिए, खामोशी नहीं हो जाएगी। लाहौर को हमने मरकजी सेंटर बना लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक्टिविटीज का, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। तमाम पाकिस्तान की जो पीपल्स पार्टी की सियासी मूवमेंट है वो लाहौर से वॉच की जाएगी, पंजाब से वॉच की जाएगी। नहीं तो बस साहब, माइंड किए बगैर ये भी बता देना कि पिछला इलेक्शन जो है वो क्यों हार गए थे यहाँ से? बहुत सारी रीजंस थी। मैं बड़ा ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ कुछ गलतियां हमसे भी हुई, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं और एडमिट करना चाहिए इसको, पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात देखें, जो पिछला इलेक्शन था ना, वो एक ऐसा इलेक्शन था जिसके अंदर बड़ा किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाएगी तो बिजली आएगी, गैस आएगी, रोजगार मिलेगा। आज मुझे तो किसी घर में गैस नजर नहीं आती। मिल गए थे ना, आप लोग ही कुछ मैं तो पहले कह रहा हूँ हमारे एंड में भी, लेकिन जो एक हमारे खिलाफ एक महाज बना दिया गया था, फिर हमारी कोई क्यादत नहीं थी, किसी को कैंपेन नहीं करने दी। गिलानी साहब निकले बाहर, बेटे को अगवा कर लिया गया। अब सुनिए, जो आपने पीटीआई वाला सवाल किया, देखिए पीटीआई एक अपनी जमात है, उनका अपना मशहूर, वो तो 3-3.5 साल से सड़कों पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली दफा सड़कों पर आई है, और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो हमें साथ लेकर नहीं चले थे। मैं जो एजाज साहब माशाल्लाह पंजाब के प्रेसिडेंट रहे हैं और बहुत जिम्मेदार उनके आदमी हैं। मैं आपको अच्छा किया हम दोनों इकट्ठे बैठे, हमने इनकी क़यादत से राब्ता किया है, और ये हमें कहते थे कि आप कंटेनर लेकर बाहर निकले, अगर आप हमें बुलाएंगे तो हम आपके कंटेनर पे आएंगे, अपना कंटेनर लेकर आएंगे। आज मैं आपके प्रोग्राम में फिर लाइव दावा दे रहा हूँ, लेकिन साथ खबर भी दे रहा हूँ, इन्होंने हमें इनकार कर दिया है। ये हमारे कंटेनर पे, ये अपना कंटेनर हमारे साथ लगाने को तैयार नहीं। मुकम्मल पूरी अपोजिशन को हमने दावत दी है। अभी तक सिर्फ तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने कहा जी हम अपना अलग लहमल से बनाएंगे। क्यों अलग आप लोग निकलना चाहते हैं? पहले भी अलग अलग काम करने का नुकसान हुआ। दूसरी बात ये कि आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो माजी में एक मुजामती जमात के तौर पे उभर कर सामने आई थी, अब भी उस तरह का किरदार अदा कर पाएगी इस रैली के जरिए, लाहौर से फैसलाबाद तक की रैली, और शायद जो यकीनन वो कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में होगा इस तरह? मेरा ख्याल है कि खून देने वाले महदूद चंद हैं शौकत बसरा की तरह, बाकी सब दूध पीने वाले हैं। शहीद भुट्टो से लेकर किसी ने कहा था कि बड़ी देर की मेहरबान थे हम पीपल्स पार्टी 3.5-4 साल के बाद अपोजिशन बनने जा रही है, तो हम खुशामदीद कहेंगे। हम तो जाहिर है बसर साहब ने बता दिया तो बहुत आगे चले गए, पहले दिन से अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। 20 करोड़ लोगों को पता है हमारा कोई इशू ऐसा हुकूमत के साथ नहीं रहा है जिसमें हमने खामोशी इख्तियार की हो। सबसे पहला मसला ये था कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन धांधली वाला हुआ था, ये भूल गए हैं। और जरदारी साहब ने कहा था कि ये आरओ का इलेक्शन है। फिर 22 सियासी जमातों ने कहा था कि इलेक्शन में धांधली हुई है, और हमारे साथ वो जुडिशल कमीशन में गए थे। फाइट सिर्फ तहरीक इंसाफ ने की, 126 रोज धरना दिया, और उसके बाद अदालती कार्रवाई हमने।
चलिए ये बता इख्तियार दें, की। माजरत है सर, ये बता दें कि पहले तो ये फ्रेंडली ऑपोजिशन आप लोग कहते रहे, अब लग रहा है कि ये बाकी असल ऑपोजिशन के तौर पे नमूदार हो रहे हैं, और साथ ही साथ क्या ये 2018 के इलेक्शन की एक स्ट्रैटेजी है सर? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बाद में जो आपने बात की है ना, ये इलेक्शन करीब आ गए हैं और पीपल्स पार्टी सामने आ गई है। जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान जो वो 70 खानों का एक जिक्र है ना जाती उमरा में, उस वक्त तय ये हुआ था कि हम चौथे साल के बाद हम बाहर निकलेंगे, उस वक्त तक आप जो मौजें करना चाहते हैं कर लें, लेकिन हम फिर भी पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन के तौर पे खुशामदीद कहेंगे। हमने इन्हें पीछे नहीं छोड़ा था, हम इनके पीछे खड़े हो गए थे पार्लियामेंट के अंदर, पीछे खड़े हो गए थे। और 3 सितंबर तक खोसा साहब हमारे स्टेज से आके तकरीरें करते रहे। इजाज चौधरी साहब हमारे बड़े भाई हैं, हमारी गुजारिश सिर्फ ये है आप अपना अपना एजेंडा लेकर जरूर चले, लेकिन मैं आज भी कहता हूं जब तक अपोजिशन एक पेज पर नहीं होगी, मियां सबान माफिया है, जब तक अपोजिशन नहीं होगी कामयाबी नहीं मिल पाएगी। एजाज चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, शौकत बसर साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि ये रैली जो है ये जब निकलेगी और इसके बाद जिस तरह से शौकत बसर साहब ने कहा पूरे मुल्क में ये रैलियां निकाली जाएंगी, उसके असरात क्या होंगे, ये क्या 2018 के इलेक्शन की तैयारी है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। किस तरह की अपोजिशन का किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा करती है ये भी आप जानिए। 7 जनवरी 2017 से फौजी अदालतों के बारे में भी आपको बताते चले, जिसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबाई हुकूमतों को 2 साल में मुतबादिल अदालतें कायम करने का एक टास्क दिया गया था जो वो पूरा ना कर सकी। अब हुकूमत और अपोजिशन जमातें मिलिट्री कोर्ट्स के दोबारा इजरा के हवाले से सियासी खींचातानी में मसरूफ है। देखा जाए तो फौजी अदालतों ने 274 मुकदमात की समाअत मुकम्मल करके फैसले सुनाए। अदालतों ने 161 मुकदमात में मुजरिमों को सजाए मौत भी सुनाई और 113 मुकदमात में मुजरिमों को कैद की सजा हुई, जबकि 12 मुजरिमों को अब तक फांसी दी गई। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हुकूमत फौजी अदालतों के हवाले से अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर क्यों नहीं कर सकी। फौजी अदालतें गैर फाल होने से दहशतगर्द फिर से मुतहरिक हो सकते हैं, और सवाल यह भी है कि हुकूमत फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी के मामले पर गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का मामला सियासत की नजर क्यों हो रहा है, और आखिरी सवाल ये कि अदालती निज़ाम में बेहतरी लाए बगैर फौतों का खात्मा कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब, और खालिद रांझा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हारिस साहब, पहले तो आप बताइएगा इस वक्त की जो सिचुएशन है और जो फौजी अदालतें हैं इन्हें ख़त्म किया जाता है, दूसरी अदालतें कायम की जाती हैं, तो फिर ये मामला थोड़ी संगीन सूरत हाल नहीं इख्तियार कर दिया जाएगा जब तक कि हम उन मामलात को सही नहीं कर पाए? जी मेरीन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखें ज़रब्यास को आपने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया और आपने फ़ौजी अदालतें बनाई, और इस शर्त पे बनाई कि 2 साल में रिफॉर्म्स करेंगे, जुडिशल रिफॉर्म्स, और एंटी टेररिस्ट कोर्स को हम और फाल कर देंगे। बात ये कि देखें पूरे फ़ौजी अदालतों का आप परफॉर्मेंस देख लें और पूरे पाकिस्तान में एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो हैं उनका आप मुआवजना करें तो आपको पता चलेगा कि किस तुंदई के साथ, किस स्पीड के साथ जस्टिस दी और इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए मुजरिमों को सज़ा दी, और 161 मुजरिमों को सज़ाए मौत भी दी गई। तो इसका ये मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा डिटरेंट है और था मुजरिमों के लिए। एंटी टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ कर रहे थे, दहशतगर्द थे, इंतहा पसंद थे, उनके ख़िलाफ़। अब अगर हुकूमत ने ये इसमें नेशनल एक्शन प्लान में 2 साल में कोई रिफॉर्म नहीं की तो ये किसका कसूर है। नंबर 2 बात है कि अगर 6 तारीख को फ़ौजी अदालतों का टाइम ख़त्म हो गया, आपने 3 महीने पहले जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, कॉल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, आपने 3-4 महीने पहले क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि हुकूमत की बदनीयती है, शामिल थी, और वो अभी भी डिले कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इत्तेहादी पार्टी जो हैं, ANP को देख लें, मौलाना फजलुर रहमान को देख लें, ओपनली मुखालिफ करें, उनको भी ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मामला है, अगर अदालती निज़ाम में, मेरा जो सवाल है वो अभी मौजूद है कि अगर बेहतरी नहीं लाई गई अदालती निज़ाम में तो फिर ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखें, इससे यही है ना कि ये फिर जब सज़ा नहीं होगी, एक सज़ा और जज़ा अगर कोई डिटरेंस नहीं है, तो मुजरिम जो है वो बहुत खुश होंगे। अभी जो ही अदालतों का टाइम ख़त्म हुआ है, फ़ौजी अदालतें ख़त्म हुई हैं, मुजरिम बड़े खुश हैं कि जी अब तो चलें जी, अब इंक्वायरी में टाइम लगेगा, उसके बाद टेररिस्ट कोर्ट में चलता रहेगा, 10-10 महीने फैसले, 10 साल फैसले नहीं होंगे। तो ये आप जो होता है दहशतगर्दों को इनकरेज करते हैं। फ़ौजी अदालतें दहशतगर्दों को डिस्करेज करने के लिए बनाई गई थी, और साथ ही साथ ये कहा गया था कि आप अभी एंटी टेररिस्ट कोर्ट को फाल करेंगे, जुडिशल रिफॉर्म्स करेंगे, ताकि ये फ़ौजी अदालतें आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं, उनके केस उधर ट्रांसफ़र हो जाते। प्रॉब्लम ये है कि ना तो आपने उनको नेशनल एक्शन प्लान में अमल किया,
نہ जुडिशल रिफॉर्म्स की, अदालतें भी ख़त्म करी, तो इसका ज़ाहिर फ़ायदा तो मुजरिमों को होगा, दहशत गर्दों को होगा, इंतहा पसंदों को होगा। ब्रिगेडियर साहब, आखिरी सवाल, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हम जब तक अदालती निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे और हम ये निज़ाम जो है इससे राइट भी कर देंगे तो इससे दहशतगर्दी में इजाफा हो जाएगा, खतरनाक साबित होगा। बिल्कुल खतरनाक साबित, इसलिए फौजी अदालतों को कायम रहना चाहिए जब तक ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत जुडिशल रिफॉर्म नहीं करते हैं, इनको एंटी टेरर कोर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं, उनको स्ट्रेंथ नहीं देते हैं। आर्मी ऑफिसर्स आर यूज्ड टू टेकिंग रिस्क, और वो नहीं डरते हैं मुजरिमों से, ना किसी के थ्रेट से डरते हैं, और कंटोनमेंट में ये अदालतें लगती हैं जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंटली बिना खौफ ये फैसले करते हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, इस मामले पर हमें बताया, हमें गाइड किया। हमारे साथ माहिर कानून डॉक्टर खालिद रांझा साहब भी मौजूद है। डॉक्टर खालिद रांझा साहब, आप बताइएगा, इस वक्त जो फौजी अदालतों के हवाले से एक बहस जिसका कि आगाज़ हो चुका है, इनका सेशन के हवाले से भी कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, लेकिन अगर एक ऐसे वक्त में जब अदालती निज़ाम को बेहतर उस तरह से नहीं किया गया जैसा कि डिमांड किया गया था, तो क्या ये खतरनाक ना होगा इस वक्त में फौजी अदालतों को एकदम से बंद कर देना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये जी कि अदालती निज़ाम जो है ये हमारे नज़दीक इसका बड़ा तक़द्दुस है, और इंसाफ के तकाज़े जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा निज़ाम हो जिससे हम ये कह सकें कि इंसाफ मुहैया किया जाता है। इस्लाम की पहचान इतनी रोज़ा नमाज नहीं थी जितना निज़ाम इंसाफ था, निज़ाम अदल था। तो जो निज़ाम डंग टपाऊ हो वो कोई निज़ाम नहीं होता। आप देखें माजी में भी हम स्पीडी ट्रायल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, ब्ला ब्ला कई बनाते रहे, और ये अदालतें काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। अदालत वो होती है जिसमें हर एक को एक्सेस हो, और जो मल्टी टीयर अदालतें हैं ये कोई इंसाफ मुहैया नहीं करती। बेहतर ये है कि आप ये जो मौजूदा अदालती निज़ाम है इसको मुस्तहकम बनाएं, इन अदालतों को ठीक है, मौजूदा अदालती निज़ाम को मुस्तहकम बनाने की जरूरत है। खालिद रांझा साहब, आपका बहुत माहिर कानून, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, मुझे मेहरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।